में और बहुत सारे समुदाय आंदोलन कर रहे हैं यूसीसी के बारे में। यूसीसी क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा हमारे दर्शकों को। और ये एक समान कानून बनाने के बाद में ये हमारी जो रूढ़ी प्रथा है, हमारी जो एक विशेष पहचान है, विशेष अधिकार है, इसको बीजेपी आरएसएस का एक षड्यंत्र है समाप्त करने का। में कि आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये सब सामान्य हो जाएंगे, ऐसे इसमें क्या लगता है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम खास मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। इन दिनों यूसीसी का मुद्दा पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में गरमाया हुआ है और पूरे चर्चे का विषय बना हुआ है। ये यूसीसी किन किन समुदाय को प्रभावित करेगा, किनको किनको फ़ायदा होगा, किनको किनको नुकसान होगा, इस संबंध में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं रूप नारायण एक्का जी। रूप नारायण एक्का जी के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, ये भारत मुक्ति मोर्चा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और हमारे जितने भी आदिवासी समुदाय में जो भी समस्याएं होते हैं, जो भी उनकी समस्याएं होते हैं, उनके बेखूबी रखते हैं सरकार के सामने। तो रूपनारायण जी, हमारा स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरोज भगत जी। और अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को थोड़ा। हाँ, सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, मेरा नाम रूप नारायण एक्का है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एक पॉलिटिशियन हूँ और कुछ समय से लगातार मैं बामसेफ की ऑफशूट विंग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं मैं। और आप समस्त साथियों से आज मुलाकात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। अभी कल ही वामसेफ के द्वारा बड़ा आंदोलन हुआ था जसपुर के रणजीता मैदान में और बहुत सारे समुदाय आंदोलन कर रहे हैं यूसीसी के बारे में। यूसीसी क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा हमारे दर्शकों को। जी हाँ, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप पहली नज़र से देखेंगे और अगर ब्राह्मणों की मीडिया अगर इसको जब प्रमोट करती है तो आप लोगों को ऐसा ज़रूर लगेगा पहली नज़र में कि ये सभी धर्मों का जो कानून है, जो नियम है, उसके जो मान्यताएं हैं, उसको एक करने का कानून ऐसा लगता है। लेकिन साथियों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बामसेफ की ऑफशूट विंग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का कार्यकर्ता हूँ, तो मान्यवर वामन मेश्राम के माध्यम से हमें प्रशिक्षण मिलता है कि आपको परिणामों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कारणों को समझने की ज़रूरत है। और ये जो यूसीसी का जो मूलतः हमारे बीच में इसका प्रोपेगेंडा करने के पीछे सिर्फ एक कारण है। 2024 में 2024 अभी जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, हाँ, इसमें बीजेपी का सत्ता पे विजय हासिल करने का ये मामला है। अच्छा, हाँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज तक आपने यूसीसी के बारे में जितना भी इंटरव्यू आपने लिया होगा, आपको ऐसा जवाब नहीं मिला होगा। हाँ, ये धार्मिक स्तर से प्रभावित करेगा लोगों को इस टाइप से। बिल्कुल। ये धार्मिक स्तर से भावनाओं को भड़काने के बाद में अच्छा, इसको एक फसाद का रूप देना इनका मुख्य मकसद था। क्योंकि इसमें प्रचार प्रसार में ये बताया जा रहा है कि ये मुसलमानों का जो ट्रिपल तलाक, हलाला और बाल विवाह, तो सबको ज़्यादा टच करेगा। बिल्कुल इसको ऐसा टच किया जा रहा है ऐसा। तो इसमें ये लोग धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से ये लोग एक फसाद क्रिएट करना चाहते थे, जैसे बीजेपी आरएसएस हमेशा से करते आया। जैसे पिछले समय के चुनाव में इन्होंने पुलवामा हमला कराया, वहाँ पे बम ब्लास्ट कराया वहाँ पे, है ना। तो बिल्कुल एकदम एज इट इज वही फार्मूला को लेके अभी 2024 में ये मुस्लिम लोगों को भड़काने का कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त हमारे मुस्लिम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो प्लान धरी की धरी रह गई, बिल्कुल धरी की धरी रह गई है। और यूसीसी में हमारे आदिवासी भाइयों को किस टाइप से प्रभावित किया जाएगा? देखिए, आदिवासी लोग ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, बड़ी तादाद में आदिवासी लोग आंदोलन कर रहे हैं पूरे। अभी जैसे जो बामसेफ की ऑफशूट विंग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, पूरे भारत में इसका आंदोलन चल रहा है। तो इसमें आदिवासियों की जो रूढ़ी प्रथा है, जो कस्टमरी लॉ है, ये रूढ़ी प्रथा और जो कस्टमरी लॉ है, ये जो है, इसके वजह से आदिवासियों को एक विशेष पहचान मिला, एक अलग पहचान मिला। अलग पहचान मिलने के वजह से इनको एक विशेष अधिकार मिला। और ये एक समान कानून बनाने के बाद में ये हमारी जो रूढ़ी प्रथा है, हमारी जो एक विशेष पहचान है, विशेष अधिकार है, इसको बीजेपी आरएसएस का एक षड्यंत्र है समाप्त करने का। ये ऐसा एकदम स्पष्ट है ऐसा, क्योंकि अभी विशेष अधिकार के वजह से शेड्यूल्ड इलाका
बना हुआ है। लेकिन अभी तो बताते नहीं हो उनको, आदिवासियों को ये नुकसान होगा, ऐसे वैसे कुछ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी दर्शकों को यही बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका जो प्रचार प्रसार करने का जो तरीका वो अलग होता है, व्यवहार अलग होता है। अभी जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ। जैसे इनका प्रचार होता है, जैसे अभी चला हुआ है, ट्रेंड चला हुआ है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, है ना, एक ट्रेंड चला हुआ है, तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ऐसा ट्रेंड चला हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमारा राष्ट्र बनेगा। बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोले कि आपका राष्ट्र बनेगा, हमारा राष्ट्र बनेगा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप सभी दर्शकों के सामने मैं एक बात रखना चाहूँगा कि अगर हमारा राष्ट्र बनाना चाह रहा है, तो अभी जो बीजेपी के जो विदेशी ब्राह्मण लोग हैं, है ना, ये लोग अपने बच्चों को 31 आईएएस बनाए। अभी ये जो मामला है 2021-22, बिना एग्जाम लिखे, मतलब कि बिना एग्ज़ाम लिखे, इसको लेटरल सिस्टम से बोला जाता है। अच्छा, लेटरल सिस्टम से, इसमें आपको एग्ज़ाम लिखना नहीं है, इसमें आपको इंटरव्यू देना नहीं है, बस शर्त ये है कि आपको ब्राह्मण होना है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो फिर आप इसको क्वालिफाई कर दें। आईएएस बना दिया गया, आईएएस बनाया गया, तो ये 31 लोगों को अभी बनाया गया। तो मैं आप लोगों के सामने इसको मैं रखना चाह रहा हूँ। तो ओबीसी के हमारे 52% लोग हैं, हिंदू हैं, हमारे एसटी के लोग हैं, बहुत सारे एससी के लोग भी हैं, मानते हैं। तो इन लोगों में इसका इक्वालिटी जो समान है, जो मतलब कि समान बंटवारा जो पदों का है, वो क्यों नहीं किया? ये धर्मों का समान कानून बनाने के पक्ष में जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लगातार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप अधिकार भी वैसे बराबर बांटने के लिए थोड़ा सा योजना बनाइए ना। 31 ब्राह्मणों को आईएएस बनाया, तो ब्राह्मणों की जो संख्या है 3.5% है, आदिवासियों की संख्या 7.5% है। तो इस आंकड़ा के हिसाब से आदिवासियों को 31 दूना 62 होना चाहिए कैलकुलेशन। ये जो सरकार है वहाँ पे नियम नहीं बनाते हैं। शिक्षा में इन्होंने इक्वालिटी नहीं लाया, स्वास्थ्य में इन्होंने इक्वालिटी नहीं लाया, और संख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व का इक्वालिटी इन्होंने नहीं लाया। हाँ, धर्म का इक्वालिटी लाने की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे फसाद होने का पूरा गुंजाइश है, इसलिए इतना प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे इनको कुछ देना नहीं पड़ता है ना, देना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ पे देने की पारी आ रही है वहाँ पे ये बिल्कुल ही डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो आपको इनकी साजिश और षड्यंत्र को समझने की ज़रूरत है। और ये बहुत लोगों में भ्रम है कि आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये सब सामान्य हो जाएंगे, ऐसे इसमें क्या लगता है? बिल्कुल सर, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनकी जो एक हिडन पॉलिसी होती है, इनकी जो एक छुपी हुई जो रणनीति होती है, वो उजागर नहीं करते। अभी देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जैसे किसी ओबीसी को अगर बोलते प्रचार में कि आओ साले हम तुमको गुलाम बनाते हैं, तुमको 100 जूता मारेंगे, एक गिनेंगे, तुमको शूद्र बनाएंगे, तुमको छोटा बनाएंगे, अगर ऐसा प्रचार करते तो कौन उनके साथ में जाता? तो ऐसा प्रचार कभी नहीं करते। वो बोलते कि भाई हम राष्ट्र के सेवक हैं, हम मतलब कि उनको एक प्रमोशनल, मतलब कि उनको दिया जाता है, एक प्रमोशनल प्रेजेंटेशन उनके बीच में रखा है, तो अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, तो लोग उनके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। तो जो हिडन पॉलिसी होती है वो कभी भी इन्होंने नहीं किया। अभी जैसे संख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व दिया हुआ है, उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि हम संख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व कभी नहीं देंगे, भेदभाव करेंगे, ऐसा इन्होंने कभी नहीं बोला। समझने वाली बात है। प्रचार में क्या किया? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन आप व्यवहार में देखिए, 7.5% आदिवासी हैं, 7.5% आदिवासियों को ये अभी तक 7.5% की हिस्सेदारी दिया ही नहीं, अमल में नहीं लाया। 7.5% आरक्षण मिला हुआ है ना हम लोग को। 7.5% आरक्षण लागू है, लेकिन अमल में नहीं किया गया, अमल में नहीं लाया गया है 7.5% को। ये आपका 4% लगभग अमल में आया हुआ है। मतलब सारे जगह आरक्षण नहीं है आदिवासियों को? बिल्कुल नहीं है। कहाँ कहाँ आरक्षण है? अभी जैसे आपका आरक्षण है, आरक्षण 2 प्रकार का है। एक पॉलिटिकल आरक्षण है। पॉलिटिकल आरक्षण तो है ना, यहाँ पॉलिटिकल आरक्षण है, तो पॉलिटिकल आरक्षण तो बराबर मिल रहा है, पॉलिटिकल आरक्षण बराबर मिल रहा है। तो पॉलिटिकल आरक्षण के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे
10 साल का यहाँ पे मिला हुआ था पॉलिटिकल आरक्षण, लेकिन जब भी ब्राह्मणों को फ़ायदा होता है तो उसको एसटी, एससी, ओबीसी समाज से बिना पूछे हर 10 साल में एक्सटेंड किया जा रहा है उसको। आपको अक्सर देखने को सुनने को मिलता है ना कि आरक्षण 10 साल के लिए बना हुआ था, तो वो रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन मतलब जब से संविधान बना तब से 10 साल तक के लिए बना था। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है ना। ये रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विस और रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये इसके लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन मीडिया, ब्राह्मणों की जो मीडिया, वो कैसे आप लोगों के सामने प्रमोट करती है कि रिजर्वेशन तो 10 साल के लिए ख़त्म हो गया। वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मामला था कि 10 साल के कार्यकाल के बाद में पूरे देश में एक समीक्षा होनी चाहिए कि इस पार्टी के कार्यकाल के वजह से देश में नागरिकों की स्थिति कितना अच्छा हुआ, वो समीक्षा करने के बाद में वो ख़त्म करने का था। लेकिन आप इसका व्यवहार को जस्ट आप उल्टा देखेंगे, आप इसका व्यवहार को जस्ट उल्टा देखेंगे, हर 10 साल में इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है बिना पूछे। और मुझे लगता है कि ये भी आप पहली बार ही सुन रहे होंगे और मेरे जो दर्शक हैं उन लोग भी पहली बार ही सुन रहे होंगे। तो बहुत ही माइक्रो लेवल की सोशल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, बहुत बारीकी से गंभीरता के साथ में इन सब बातों को समझने की ज़रूरत होती है, तब जाके बीमारी पकड़ में आता है। तो ये जो आरक्षण का जो मामला है, अब खुल्लम खुल्ला तरीके से यूसीसी से ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि हम आपके आरक्षण को ख़त्म करेंगे, ऐसा कभी नहीं बोलता है, क्योंकि प्रचार में ऐसा कभी नहीं बोला जाता। समान नियम लग जाएगा तो आरक्षण खत्म भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकता है, क्योंकि समान कानून, धर्म की समान कानून बनाने के बाद में कानून बनाने का जो नियंत्रण है वो तो अल्टीमेट ब्राह्मणों के पास में ही चला गया ना। तो संविधान के होने के बावजूद वो एसटी, एससी विरोधी कानून इतना ज़्यादा बना ले रहे हैं, तो जब उनके पास में धर्म की कानून बनाने का सर्व नियंत्रण खुद के हाथ में आ सकता है, आ जाएगा, अगर आ जाएगा तो वो तो कुछ भी कानून बना सकता है ना, वो कुछ भी कानून बना सकता है। और ये हिडन एजेंडा में रहता है, कुछ चीज़ें जो इन लोग प्रचार में हाईलाइट करता है। हाईलाइट किसको करता है? जहाँ पे कुछ भी ना देना हो और जहाँ पे देना हो उसको छुपाता है। आप लोगों को सुन के हैरानी होगा कि आप न्यूज़पेपर में अक्सर देखते हैं कि आप जैसे जो तृतीय कर्मचारी का जो वैकेंसी आता है उसका दबा के प्रसार किया जाता है। न्यूज़पेपर में अक्सर नवभारत, दैनिक भास्कर, जितना भी जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, वो दबा के उसका प्रसार किया जाता है। आपने कभी भी इस चीज़ का प्रसार कभी नहीं सुना कि हमारे एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को सांसद बनना चाहिए। हाँ, दिल्ली के सांसद में कब्जा करना चाहिए, वहाँ पे रूल्स बनते हैं, रेगुलेशन बनते हैं, तो हर एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को वहाँ पे कब्जा करने के लिए मेहनत करना चाहिए। उसका विज्ञापन कभी आपने निकलते देखा है क्या? तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ब्राह्मणों को फ़ायदा होता है उसका वो प्रसार करते हैं, और जहाँ पे मूल निवासियों को फ़ायदा होना चाहिए उसको बिल्कुल छुपा के रख देते हैं। तो साथियों, यहाँ पे बहुत सतर्क करने की ज़रूरत है। हालांकि अभी खुल्लम खुल्ला ही वो ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि यूसीसी कानून लागू करने के बाद में हम आदिवासियों का आरक्षण ख़त्म करेंगे, हम आदिवासियों को गुलाम बनाएंगे, ऐसा तो बोल नहीं सकता है। लेकिन ये हिडन एजेंडे में हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग प्रचार अपने फ़ायदे के लिए करते हैं और जो उसमें का जो छुपा हुआ जो मामला है उसको छुपा के रखते हैं। जैसे प्रचार में बोलते हैं कि 10 साल में आरक्षण समाप्त होने का था, लेकिन वो नहीं बोलते हैं कि पॉलिटिकल आरक्षण। समझ में आ रहा षड्यंत्र? वो ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि भैया पॉलिटिकल आरक्षण 10 साल के लिए बना हुआ था, वो ख़त्म होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल आरक्षण के वजह से थोक के भाव में हमारे शेड्यूल ट्राइब के लोग और हमारे शेड्यूल कास्ट के जो MP MLA हैं, जिनको हमारे समस्त साथी लोग बोलते हैं सांसद जी, विधायक जी, आप लोगों को आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं जो हमारे लोग हैं, जो सांसद जी, विधायक जी ऐसा बोल के बोलते हैं, उसको बाबा भीमराव अंबेडकर साहब बोलते थे, दलाल जी, भड़वा जी ऐसा बोलते थे। तो बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। वो इसलिए ऐसा आरक्षण प्लस 10 साल में ऐसा होते चला जा रहा है कि उन ST SC के विधायक सांसदों की वजह से मनचाहा कानून सांसद में बनाने को मौका मिल रहा है, वो भी हमारे विरोध में, हमारे लोगों के विरोध में। हमारे लोगों के विरोध में मतलब कि OBC के विरोध में, ST के विरोध में, SC के विरोध में, इन लोगों के विरोध में। ऐसा उनके वजह से अगर अभी केंद्र सरकार में ST और SC के सांसद अगर एक साथ अगर वहाँ से अगर रिजाइन दे देना, तो आपको सुन के हैरानी हो जाएगी, ये जो केंद्र सरकार अभी भरभरा के गिर जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है।
इसलिए बाबा साहब ऐसे हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके लिए दलाल और भड़वा शब्द इस्तेमाल किया था। आप सोच सकते हैं मतलब बाबा साहब की दूरदृष्टि कितनी ज़बरदस्त थी। तो साथियों, खतरा है यूसीसी का, रिजर्वेशन के ऊपर खतरा है, क्योंकि आपकी कस्टमरी लॉ ख़त्म हो जाएगी तो उसका भी खतरा है, लेकिन उसको प्रचार में कभी नहीं लाया गया है। ये समझने वाली बात है, ये समझने के बिहाफ पे मैं ये बात आपको बता रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे रूप नारायण जी। हमारा यह इंटरव्यू सीरीज कैसे लगा, हमारे रूप नारायण जी का मत कैसे लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बीच बीच में मैं आऊँगा रूप नारायण जी से रूबरू कराने के लिए, और बाकी रूप नारायण जी हमारे चैनल में आते रहेंगे। क्यों रूप नारायण जी? बिल्कुल, बहुत सारे हमारे संवैधानिक मुद्दे हैं और मुझे आप लोगों के साथ में चर्चा करते हुए खुशी होगी। और इसी चीज़ को बाबा साहब हमेशा कहते थे, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। और अगर सरोज के इस कंटेंट को आप लोगों को दिखाने की वजह से अगर समाज में जागृति आती है तो हमें बड़ी खुशी होगी और हम लोग ज़रूर मुलाकात करते रहें। और आज आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कुछ धमाकेदार टॉपिक लेके। बाकी आज के लिए इतना ही। बाय बाय।